अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाक भारत हालिया जंग और फिर सीज फायर के बाद गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और कई दावे किए, लेकिन अक्सर मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी के लहजे में खोखलापन बिल्कुल वाज़ेह था। ये बात भी सामने आ चुकी है कि मोदी ने अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ाकर जंग का माहौल बनाया, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारत के हालिया इंतखाबात में भी मोदी की जमात बीजेपी पर धांधली के शदीद इल्जाम हैं, जिन्हें छुपाना अब मोदी हुकूमत के लिए नामुमकिन हो रहा है। कांग्रेस के रहनुमा दुनिया भर में मोदी के जाली मैंडेट का पोल खोल रहे हैं। उसकी एक मिसाल महाराष्ट्र के इंतखाबात है, जिसमें वहां की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले और बीजेपी को कामयाब करवा दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंकशाफ किया था कि महाराष्ट्र इलेक्शन में सिर्फ 2 घंटे में 65 लाख वोट डाले गए, जो नामुमकिन है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने पोलिंग की वीडियोग्राफी मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया और मोदी सरकार ने कानून ही तब्दील कर दिया। इसी तरह भारत के गुज़श्ता आम इंतखाबात में बीजेपी की बामुश्किल जीत पर राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि हमने ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़ा, खुफिया एजेंसियों के खिलाफ लड़ा, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया जो है वो भी हमारे खिलाफ थी। मोदी इंतखाबी मैदान में तो धांधली से जीत गए, लेकिन अस्करी मैदान में उन्होंने पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त खाई है और शायद इसीलिए कल की तकरीर में मोदी घबराए हुए नजर आए। भारत से मुख्तसर जंग में कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद पर यह भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहकाम के लिए अमली इकदाम करें, जो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने तजवीज दी कि कौम हम आवाज है और बेहतर है कि इस इत्तेहाद का फायदा उठाते हुए इमरान खान को रिहा किया जाए। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त। फवाद साहब, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि भाई इधर भी मामला तय कर लें। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आ गई आज, उन्होंने कहा कि अगर बाहर सीज फायर हो सकता है तो पाकिस्तान के अंदर भी सीज फायर कर दें, और साथ ही इमरान खान साहब की कल पे रोल पर रिहाई की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी। मेरे ख्याल में तो इन्होंने वही रास्ता बाहर भी लिया है जो अंदर लिया है, यानी इन्हें भी दुश्मन ही समझा है और उड़ा रहे हैं। कोई ऐसा देखिए, इवन इस बहरान के पीक के ऊपर भी हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं हुआ कि मुल्क के अंदर भी एक कोई तकसीम कम करने की ज़रूरत है या एक जो है कोई माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है। और बल्कि तासुर तो ये आया है कि मोदी से तो बात हो सकती है लेकिन हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली तरीके इंसाफ का कोई दबाव मौजूद है नहीं कि जिसमें बातचीत हो सके। तो अभी तक मुझे नहीं लगता। पेरोल तो खैर जो दरख्वास्त है कल, वो तो भी एतराज़ात के ऊपर है, वो एतराज़ दूर होंगे फिर आगे चलेगा, देखेंगे। वो तो अभी कोई ऐसा उसमें नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो होना हो, कौन सा अदालतों के ऊपर बैठे हुए हैं। पेरोल तो हुकूमत 1 घंटे में वैसे ही दे सकती है। बट मेरा ख्याल नहीं कि इस तरह की कोई सोच अभी सामने नहीं आई। और गौहर साहब हों या पीटीआई को बड़ा नुकसान पहुंचाया है मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। उसने तो बिल्कुल ना पार्टी का कोई प्रेशर छोड़ा है, ना कोई पॉलिटिक्स है। आई मीन इट्स पार्टी इज इन रूइंस नाउ, और बहुत नुकसान दिया है इमरान खान की इन चॉइसेस ने पार्टी को। राइट। अपोजिशन इत्तेहाद की जो तहरीक शुरू हो रही थी और बल्कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन एपीसी लाहौर में थी, उसको फिर अपोजिशन ने उसको मुलतवी कर दिया। तो अब अगर दोबारा तहरीक शुरू होती है तो सियासी तनाव में मज़ीद इजाफा होगा, या अब जो कामयाबी हासिल की है इस हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के इस एक पेज की वजह से इधर से इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बहुत ऊपर चला गया है ना? कोई एपीसी नहीं थी जी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं हो। उस एपीसी का क्या होना है? शाहिद खाकान है नहीं उसमें, कोई भी नहीं। सो कोई एपीसी वगैरह तो नहीं थी। अलायंस ही तो तबाह किया इन्होंने। अलायंस जो है वो इनसे नहीं बन सका, कोई इंटरनल प्रेशर अपना इनसे नहीं बन सका। पार्टी की कोई पॉलिसी जो है वो आपके सामने नहीं है। हर बंदा जाता है, खान साहब से मिल के आता है, वो अपनी राग अलाप रहा है। और ऐसा कोई कद का आदमी है नहीं कि जिसकी बात के ऊपर सारे सुमन बुकमन कहें। बल्कि अभी तो
करीमा बीबी ने तो कहीं क्या है कि गौहर कौन है, वो तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ टोटल बड़ा बहुत ही अफसोस है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, इमरान खान का कोई नज़दीक भी नहीं है पॉपुलैरिटी में, लेकिन जो लीडरशिप बाहिर है, अगर आप ज़ाहिर है सलमान राजा को कहें या गौहर के ज़िम्मे लगा दें या फिर ये रऊफ़ हसन वग़ैरह ने पार्टी चलानी है, वकास ने पार्टी चलानी है, तो फिर यही हशर होना है जो हम देख रहे हैं। सो फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई ज़रूरत भी महसूस कर रही है कि कोई बातचीत करे या कोई चीज़ें नॉर्मलाइज़ करे। दे थिंक इट्स अ न्यू नॉर्मल। पार्टी को हमने उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, काडर ख़त्म कर दिया है, हमें क्या ज़रूरत है? ये इसके अपने रिpercussions हैं, पाकिस्तान के अंदर इसके अपने रिpercussions हैं और मुल्क को इसका बड़ा नुकसान है। आपकी जो पॉलिटिकल डिवीजन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, और इदारों में, अवाम में बहुत फासला है और ये तो वापस आ जाएगा, ये जो डिवीजन है। ये तो ज़ाहिर है हर कामयाबी के अपने फ़ायदे होते हैं और चूँकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी ली है और हिंदुस्तान को धूल चटा दी है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स तबाह और बर्बाद कर दी है। सो उसका फ़ायदा तो ज़ाहिर है अभी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिकल डिवीजन है, वो लंबे अरसे के लिए ख़त्म नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी। लेकिन फवाद साहब, जो गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत सारे लोग ये बयानियाँ बना रहे थे कि जो कुछ इस मुल्क में 22 अप्रैल से पहले तक हो रहा था, एक ही मौजू था, इमरान खान, अपोजिशन, सियासत, क्या होगा। 22 अप्रैल से अब तक चलें, अब इंडिया वाला एक मामला रहा। अब जो लोग ये 4-5 रोज़ से बात कर रहे हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक हुकूमत के पास भी फेस सेविंग है और इमरान खान को रिहा किया जा सकता है या अपोजिशन के साथ मामला ठीक किए जा सकते हैं, जो शायद पहले एक डेडलॉक था, डेड एंड था, इससे फ़ायदा तो नहीं उठाया फिर रियासत ने? इसका मतलब है फिर ये ऐसे ही चलेगा स्टेटस को? रियासत तो खैर कहना गलत होगा ना, रियासत तो होती है ना अवाम और जो मुल्क है। एस्टैब्लिशमेंट जो है उस का, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि अभी तक जो सारा माहौल हुआ है, इसमें देखिए ना पॉलिटिकल स्पेस तो जो छोटी-मोटी थी वो भी ख़त्म हो गई है। सो हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब की जो मुकम्मल ख़ामोशी है, उसने नून लीग की कोई अगर छोटी-मोटी कोई हैसियत थी भी तो वो भी ख़त्म कर दी। पीटीआई भी जो है वो बड़ी नीचे आ गई है। उनका जो, और इसका फ़ायदा एस्टैब्लिशमेंट को हुआ है। अब एस्टैब्लिशमेंट में कोई ऐसी सोच हमें अब तक कोई इज़हार नहीं हुआ, कोई नज़र नहीं आई कि वो समझें कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, उसको कम करने की ज़रूरत है। देखिए मेरा और आपका तो, हम तो सिर्फ़ एक एनालिसिस कर सकते हैं ना, फैसले तो ज़ाहिर है करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं, उन्होंने खुद करने हैं और उनकी फैसलों में कोई ऐसी सोच नज़र नहीं आई कि हमने फासले कम करने हैं। हाँ, आज पहली बार थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हैं कि इसको कहते हैं कि आज जो है वलीमा बीबी की मुलाकात हुई है। प्रोबेबली दिस इज़ वन स्टेप, अ लिटिल स्टेप फर्दर, बट इससे ज़्यादा तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, नहीं समझ आई है। नहीं, लेकिन वो अगर अगर ये एक छोटा सा स्टेप है, दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि तोशा खाना 2 केस की समाअत होनी थी, फरवरी से वो समाअत नहीं हो पा रही है। आप तो खुद बहुत बड़े क्रिमिनल लॉ के उसकी क्या वकील, ज़रूरत है? यानी कम से कम वो उसको क्यों करें? देखिए ना, केसेस रुके हुए हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें सज़ा मौतली की दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ पा रही। उनके तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान तो जेल में है ना, ये केसेस चला के क्या करने हैं हुकूमत ने? आई मीन दिस केसेस आर जस्ट रबिश। केसेस में तो कुछ है ही नहीं। ना इमरान खान को जिस केस में सज़ा हुई है उसकी कोई हैसियत है। जो बाकी मुकदमे चल रहे हैं वो तो एक मज़ाक है, सरीहन भोंडा मज़ाक है। हज़ार-हा लोग जो हैं उनको जेलों में डाला गया, कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई एविडेंस है, ना कुछ है। वो तो एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल गेम है। और जो सियासी मुखालफों को अंदर रखने का एक पूरा इंतज़ाम है, और वो इमरान खान जो पहले ही है ना मुकदमे चलाकर उन्होंने क्या करना है? वो इश्यू नहीं है, इश्यू तो ये है कि कोई हमें नज़र आए कि कोई मुज़ाकरात की तरफ कोई बात आगे बढ़ी है, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई रिलीफ़ देने पे बात बढ़ी है, यास्मीन राशिद को, एजाज़ चौधरी हैं, उसके बाद महमूद और रशीद साहब वग़ैरह, इन सबको, उमर शरीमा, इन लोगों को कोई रिलीफ़ जो है वो मिले, टेम्परेचर नीचे आए। टेम्परेचर तो रोज़ बढ़ाने ही की गुफ्तगू है और हर वो अमल और हर वो स्टेप लिया जा रहा है जिससे प्रेशर ये पॉलिटिकल डिवीजन और इन लोगों की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो। और ये जो
पार्टी के लोग इस वक्त जो बैठे हुए हैं, वो ज़ाहिर है कि किसी तौर पे भी उनको कोई समझ नहीं है कि हमने क्या इंटरनल प्रेशर क्रिएट करना है जिससे इमरान खान की रिहाई हो सकती। और एक एक्सट्रीम पोजीशंस जो है वो लेते हैं। चंद लोगों ने जिस तरह से इवन इस जंग के अंदर जो गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए उसका नुकसान हुआ। और ओवरऑल अगरचे पार्टी साथ खड़ी, आज देखिए आप इमरान खान जब बात करते हैं वो बिल्कुल और बात करते हैं। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कोई गैर जिम्मेदारी नजर आए, चीजें नजर आए। बट फैक्ट इज कि मौजूदा पार्टी की लीडरशिप ने तो कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता या पार्टी की कोई पोजीशन जो है वो बेहतर होती। राइट। मखसूस नशस्तों वाला केस आज आइनी बेंच के सामने लगा था सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बेंच पे एतराज़ किया। अब 19 मई तक मोहलत दी अदालत ने कि आप जवाब जमा करवाएं। तो बेंच पर एतराज़ और बेंच ने खुद ही फैसला करना है। जो बेंच पहले ही जिसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं और वो बेंच कायम और दायम है और केसेस एक ख़ास नोयत के चल रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बनेगी फिर। ये तो बार एसोसिएशंस के अंदर ये बात जो है वो आम है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है और उसके ज़रिए जजों से ये वादा किया गया है, इन जजों से ख़ुसूसन अमीनुद्दीन खान साहब जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेड कर रहे हैं क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं, कि हम 27वीं तरमीम ला के आपकी उम्र में 5 साल इजाफा करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसका हुकूमत के लिए पॉजिटिवली फैसला आए। वो तो सारे और जजेस की अगर उम्र ये में फिर इजाफा हो जाएगा ना 5 साल का। ये सबकी इजाजत हो जाएगा तो इससे ज्यादा आइडियल जजेस इन हुकूमत तो चाहेगी कि इन जजेस की उम्र 100 साल कर दे, 70 भी क्यों कर दे। अब इससे ज्यादा अच्छे जजेस कहाँ मिले? तो नहीं, फिर इसलिए वो अमेरिका ये वाला तो कर लेते हैं ना, वहाँ पे तो कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं है। 100 साल तक भी अगर एक्टिव है तो जज रहेगा। नहीं, कोशिश हुकूमत की यही होगी और जाहिर है कि जजेस की भी यही होगी। तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती कि जो पीटीआई के लोग जो ये लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अगर आप किसी वक्त आप प्रोग्राम करें और जो 9 मई के मुकदमों में जो वर्कर्स के साथ हुआ और पीटीआई की लीडरशिप ने जो अपने वर्कर्स के साथ किया, जो इस वक्त ट्रायल्स में जो हो रहा है, यानी इन्होंने जो लीगल कमेटी बनाई है जिसके सरबराह है सलमान राजा साहब, उन्होंने जिस तरह से अपने वर्कर्स का को तबाह बर्बाद किया, पैसे लिए, छोटे छोटे बातों के ऊपर जो है उनको बेइज्जत हो रहे हैं, गरीब तरीन लोग जो हैं वो रुल गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली तो कि वो गरीब तरीन लोग हैं, उनका मीडिया को भी इतना जो है पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। और यहाँ पे केसेस लगवा के अपने खिलाफ फैसले करवाना, कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती कि क्या हो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हाजिर होंगे साबिक एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद, हमारे साथ होंगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले को न्यू नॉर्मल करार दे दिया। न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि ये कभी भी किया जा सकता है जब भी उसको ज़रूरत महसूस होगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सन 1915 में तुर्किया के इलाके गैलीपोली पर यूरोपीय इत्तेहाद ने हमला करके कब्जे की कोशिश की। पहली जंग अजीम के दौरान उस मुहिम को फ्रेंच एंग्लो ऑपरेशन का नाम दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक गैलीपोली की जंग में बरतानवी दौलत मुश्तरका के 2,13,000 फौजी मारे गए, जबकि तकरीबन 80,000 से जायद तुर्क फौजी भी जाँ भाग हुए। उस खूरेज़ जंग के बाद कमाल अतातुर्क ने ये तारीखी अल्फाज कहे थे जो गैलीपोली के वॉर मेमोरियल में एक कतबे पर आज भी कंदा है। वो हीरोज जिन्होंने उस जंग में अपनी जानें गंवाई, अब वो एक दोस्त मुल्क की सरजमीन में मदफून है। बदतरीन जंग के बाद कमाल अतातुर्क के मुस्बत रवैये ने तुर्की के दुश्मनों को भी अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। तुर्किया ने भी बरतानिया और फ्रांस के साथ दुश्मनी नहीं पाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तुर्किया यूरोप का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी है, हत्ता कि नेटो इत्तेहाद में भी शामिल है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर में इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर अपने इल्ज़ामात को दोहराया, लेकिन उन्होंने मसला कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर मुज़ाकरात का इशारा भी दे दिया है। जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि अब मोदी सरकार को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती और
सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। पाक भारत जंग में हालिया जंग के एम्पायर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता के 4 रोज़ा दौरे का सऊदी अरब पहुंचकर आगाज कर दिया है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की है, उसको विक्ट्री स्पीच के तौर पे उन्होंने उसको पेश किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल का मतलब ये होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि अब हम ये जब चाहे कर सकते हैं। यानी जब भी कोई दहशत गर्दी उसके मुल्क में होगी, वो कोई भी करे, वो पाकिस्तान से जोड़ के न्यू नॉर्मल के तहत ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर देगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है ऑन द लाइटर नोट, मोदी जैसे ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल शख्स के मुंह से नॉर्मल का लफ्ज़ को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की। देखिए, उन्होंने जब पहलगाम का ये ड्रामा रचाया, उसके बाद उन्होंने हमारे जो सिविलियन टारगेट्स पे, मसाजिद पे को शहीद किया, वो जो उन्होंने पहला अटैक किया, उसकी जो वो तौजीह दे रहे थे वो इसी तरह थी कि जी देखिए हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लिए। उनका प्रॉपर प्रेस रिलीज़ है कि जी, और देखिए हमने कोई मिलिट्री टारगेट इंगेज नहीं किया, हमने सिर्फ कुछ एलिजिडली कुछ ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो जो है बस्ट किए हैं, तो अब बात यहाँ रुक जानी चाहिए। ठीक है ना, तो वो तो चाहते थे कि नया नॉर्मल बन जाए, वो तो उनका तो मकसद ही यही था। ये तो फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो फिर पाकिस्तान ने बताया कि जब हम कौन डिफ़ाइन करेगा कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है, हम डिफ़ाइन करेंगे अल्लाह के फजल करम से, और वो फिर हमने साबित किया। तो इसलिए क्योंकि वो उनकी कोशिश थी, सिर्फ न्यू नॉर्मल नहीं थी, वो हमारी जो कन्वेंशनल डोमेन में जो हमारी डेटरेंस थी ना, उन्होंने उसको चैलेंज किया असल में। जब न्यूक्लियर डेटरेंस तो अपनी जगह बरकरार है दोनों, बल्कि आज वो आदमपुर या उधमपुर किसी बेस पर गए हुए थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियर है इसका भी मुझे आपको डर नहीं है, ये मुझे मत डराएं, ये कह के, यानी इशारा ये पाकिस्तान ये ना कहे कि हमारे पास न्यूक्स हैं। चलें जी, वो पहले भी देखिए वो बढ़ के मारते थे, दुनिया ने देख लिया। अब वो कुछ और हमाकत का करेंगे तो अल्लाह मालिक है, हम इंशाल्लाह अल्लाह का फजल और हमारी पूरी कौम की दुआएं और सपोर्ट साथ हो तो हम पहले से ज़्यादा करेंगे। ये तो एक हमने भी तो एक महदूद ही किया ना, क्योंकि उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, तो फिर हम इससे ज़्यादा अब क्या करते। ये कल से सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान अब चाइना से मजीद कुछ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। देखिए जी, हमारी ऑलरेडी उनसे जो है बड़ी एडवांस स्टेज पे बातचीत थी। F-30 जो उनका J-35 सॉरी, जो उनका मतलब जदीद तरीन जहाज़ है, ये अमेरिका के F-35 जी उसका काउंटर पार्ट है जी। अच्छा। तो वो बातचीत तो चल रही थी। अब जो डायनामिक्स चेंज हुई हैं, तो उसमें हम तो पहले भी चाहते थे कि जल्दी मिले, मेरा ख्याल है अब चीन भी चाहेगा कि वो जल्दी डिलीवर हो, ताकि वो फिर उनकी मार्केटिंग भी हो, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उनकी तजर्बे वो भी हम पे करना। जी जी, जो उनकी देखिए जी, वो आपको पता ना, वो जब कोई प्रोडक्ट बनती है तो उसके लिए एक ब्रांडिंग कैंपेन चाहिए होती है, तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने उनकी बेहतरीन ब्रांडिंग तो कर दी है। चाइना तो अभी तक किसी के साथ डायरेक्ट वॉर में उस तरह से नहीं है, अपने फाइटर जेट वो नहीं इस्तेमाल करता। ये इस जंग की दो बड़ी खुसूसियात थी, ये वाली जंग है। इसमें पहली तो जो आप रेफ़र कर रहे हैं कि चीन अगरचे असला साजी की उसमें सनत में बहुत आगे चला गया था, लेकिन चीन का बनाया हुआ असलहा जो है वो किसी वॉर थिएटर में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये पहली बार होगी कि जिसमें उसका टेस्ट रन जो है, उसका टेस्ट रन था। दूसरी जो एक यूनिक बात इस कॉन्फ्लिक्ट की थी वो ये थी कि सन 2000 बल्कि 1990 से कहना चाहिए, 1990 से एयर पावर की बड़ी एक्सटेंसिव जो है ना एम्प्लॉयमेंट हुई पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में, गल्फ वॉर में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, अफ़गानिस्तान में, फिर इराक़ पे दोबारा, और फिर लीबिया में, सीरिया में, और अभी इवन गज़ा में भी हो रही। लेकिन इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में एयर पावर का यकतरफा इस्तेमाल था, जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस ने मिलकर अपने एसेट्स पूल किए। आपने वो वीडियो क्लिप्स देखे होंगे कि जी अमेरिकन कैरियर से पायलट्स उड़ रहे हैं, वापस आके लैंड करके वो ऐसे हंस रहे हैं जैसे पता नहीं जंग नहीं हो रही, कोई प्रैक्टिस मिशन या सिमुलेशन हो रही है। ये पहली दफ़ा हुआ मॉडर्न वॉर हिस्ट्री में कि दो बड़ी एयर फोर्सेस आपस में लड़ी हैं।
देखिए मैं एज ए प्रोफेशनल सोल्जर मैं इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ी एटलीस्ट न्यूमेरिकली तो एक बड़ी एयरफोर्स है फाइटर जेट्स हैं उनके और पास। जी तो ये बल्कि मैं ऑनेस्टली मुझसे लोग सवाल करते हैं कि जी पाक फ़िज़ाइया ने जो किया तो इस पे आपके क्या कमेंट है। मैं कहता हूँ जी जो पाक फ़िज़ाइया ने किया ना उसका तो उनकी हिस्ट्री भी है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जो पहली जनरेशन थी 65 वॉर में भी उन्होंने यही किया था। बल्कि 65 वॉर में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस थी या वो जो एयर बैटल थी उस एयर बैटल में और इसमें क्या फ़र्क है? जी मैं पहले अपना सवाल जवाब मुकम्मल फिर मैं आता हूँ। तो अब ये हुआ कि ये मुझे जो हैरानी हुई ना, मुझे अपनी पीएफ की कार्रवाई के ऊपर और कामयाबियों के ऊपर बड़ा फ़ख्र से मैं जो है ना हमारा भी सर बुलंद हुआ एज वेटरन्स, लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि वो भारत की वो फ़िज़ाइया किधर गई जिसके ख़िलाफ़ हम सारी उम्र प्लानिंग करते रहे कि हम एक अच्छे दुश्मन से लड़ेंगे, हमारी वो 65 की तरह की जो है ना कोई एरियल कॉम्बैट्स होंगी जिसकी कुछ स्टोरीज़ बनेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो हमारी फ़िज़ाइया ने लगता है उनको जो है ना सोए सोए जाके मार दिया। तो उनका जो है ना हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कम जो है ना उनका तय हो जाना, परसेप्शन उनकी सारी वो अल्लाह ने ये तो देखेंगे अब एक न्यू नॉर्मल ये है, ये न्यू नॉर्मल है कि अब दुनिया रीराइट करेगी एरियल जो है ना एयर वॉरफेयर। अच्छा ये बताएं कि इस किस्म के जो एयर कॉम्बैट्स हैं क्या उनको फिर बाद में जो आपके जहाँ पे स्टाफ कॉलेजेस होते हैं जी उनमें पढ़ाया भी जाता है इनको? जी देखिए हमारे यहाँ मैं बल्कि आपका पहला सवाल रह ना जाए, 65 वॉर में और अब में फ़र्क ये है उसमें भी उस वक्त के बेहतरीन इक्विपमेंट थे दोनों के पास। कुछ एरियाज़ में उनको उस वक्त न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी उनको थी, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने क्या किया, पहले 2 दिनों में हमने उनके जो मेन फाइटिंग एयर बेसिस थे ना आदमपुर, पठानकोट, हलवाड़ा, हमने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। यानी ज़मीन पे खड़े हुए जहाज़ हमने तबाह कर दिए। आपने सरफराज रफ़ीकी, सेसल चौधरी, एम आलम तो सरगोदा का उनके एपिसोड है ना जी, मतलब वहाँ पे जाके यानी उनकी एयरफोर्स को उड़ने से पहले हमने तबाह किया। टोटल ये इस चीज़ को कहते हैं जी कंट्रोल ऑफ द एयर होता है, उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। जो जंग में ना डिज़ायरेबल चीज़ होती है ना जो उसकी लोएस्ट डिग्री होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमें फेवरेबल एयर सिचुएशन मिल जाए ताकि हमारी जो ज़मीनी फोर्सेस हैं वो सुकून से अपना काम कर सकें। लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने उस वक्त भी जो हाईएस्ट डिग्री थी ना वो एयर सुप्रीमेसी हासिल की। यानी उनकी तरफ से फिर कोई जहाज़ आया ही नहीं। 8 सितंबर के बाद उनकी तरफ से कोई फिर रेड नहीं आई। फिर एम आलम की हिस्ट्री आपको पता ही है। लेकिन उस जंग के बाद भी भारत की आप ढटाई देखिए कि उस जंग के बाद भी उनका जो नोशन ऑफ विक्ट्री था वो कभी ये माने नहीं कि पाकिस्तान ने उनको हराया। पाकिस्तान ने उनकी नेवी को जो है ना तबाह किया, पाकिस्तान ने उनकी फ़िज़ाइया को तबाह किया, उनके जो है ना मुख्तलिफ महाज़ों पे हमने जाके झंडे लगाए अपने। लेकिन वो उस वक्त चूंकि आपकी तरह का मीडिया नहीं था ना तो वहाँ पे कोई सबूत नहीं था, तो कई साल लगे इंटरनेशनल हिस्टोरियंस को रिकग्नाइज करने में और इसको डॉक्यूमेंट करने में। अब वो हालात नहीं है। अब जंग जो है ये रियल टाइम में हर मोबाइल पे देखी जा सकती है। आपने हमारे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ये जो ब्रीफिंग है डीजी आईएसपी के साथ उसमें आपने देखा होगा एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब, तो वो देखिए कि वो जो क्लिप्स दिखा रहे थे वो कोई एनिमेशन नहीं थी या वो कोई पावर पॉइंट प्रोजेक्शंस नहीं थी। वो रडार स्क्रीन्स और कंट्रोल सेक्टर की जो डिस्प्लेस है ना वो उसकी स्नैपशॉट्स थी। तो वो हमारे पास डिजिटली महफूज डाटा जिन्हें कंटेस्ट कोई नहीं कर सकता, जिन्हें कोई नहीं कर सकता। जो जब भी मौका मिलेगा वो आई एम श्योर वो हमने आपको याद होगा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद भी 2019 दिखाया था। आप जैसे जर्नलिस्ट को इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने वो दिखाया था, आप भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जंग जो है ना ये मीडिया लाइमलाइट में हो रही है। ये किसी वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस मोर को और इस राधा को नाचते हुए जो है ना ये सारी दुनिया ने देखा। 65 71 ऑब्वियसली ना सोशल मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये राधा नाची है जी। फिर तो उसमें आखिरी सवाल आपसे ये कि इस जंग को जितना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं
اس قسم کے جو ایئر کامبیٹس یا وار ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو کیا پھر ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے؟ جی ان کو پھر بالکل آگے پڑھایا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے لیگیسی کے طور پر؟ جی بالکل. دیکھیں جی، ہمارا میں اپنے ملک کا بتاتا ہوں. ایک تو اس کا جو ایکڈیمک پارٹ ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے اسٹاف کالجز میں، ایئر وار کالج میں پڑھایا جائے گا، جونیئر اسٹاف کمانڈ کالج اس میں پڑھایا جائے گا. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اور دنیا کا ریناؤنڈ نون جو کامبیٹ کمانڈر اسکول ہے ہمارا ایئر فورس کا، اس میں یہ چیز دوبارہ اس کو ہم جو ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ کریں گے ایکسٹراپولیٹ کر کے اس کو دوبارہ سے لڑیں گے. کیونکہ اس اسکول کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ دشمن کے جتنے ایسٹس ہوتے ہیں نا اس کو ہم پلے کر کے وار ٹائم سینیریو میں اپنے پائلٹس اور ایئر ڈیفنس آفیسر کی تربیت کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ایک یہ اسی کا تو نتیجہ ہے جی، اسی پریکٹس کا. ہم جو ہے اور سوری یہ سارے ایکسپیرینسز یہ پھر انٹرنیشنلی بھی ایکسچینج ہوتے ہیں یہ؟ جی بالکل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جی، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل ایکسرسائزز، ہم امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز دوسرے جو ہیں مڈل ایسٹ میں، ترکی میں، وہاں پہ ہماری جب ایکسرسائز ہوتی ہیں تو وہاں پہ دنیا کے بہترین ویپن سسٹم آئے ہوتے ہیں. تو ہم پھر یہ ٹیکٹکس ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہماری ایئر فورس کا الحمدللہ نام ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں، ہمیں ظاہر ہے غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فضائیہ کی نا ایک لیگیسی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت قائد اعظم ہماری اکیڈمی میں گئے جو اس وقت فلائنگ کالج تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک اپنی ویژن دی کہ پاکستان مسٹ بلڈ این ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن، جس کا کوئی ثانی نہ ہو. تو وہ یہ ایئر فورس وہ قائد کے فرمان کی جو ہے نا یہ اکمپلشمنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ کوئی چیز تو اس ملک میں قائد کے فرمان، اللہ کرے کہ باقی ادارے بھی اس طرح بن جائیں تو پھر یہ پورا پاکستان ہی قائد کا پاکستان. بہت بہت شکریہ. اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور حاضر ہو گئے. 200% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں، جبکہ دوسری جانب امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ 69% سے لے کے 90% تک ادویات کم کی جائیں، اور جو کمپنی کم نہیں کرے گی اس پر بھاری ٹیرفس لگائے جائیں گے. پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہریوں کی صحت اور انہیں مفت علاج کی سہولیات کی فراہمی کا تصور قدیم زمانے میں بھی موجود تھا. امریکہ کے سرکاری ادارے نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں قدیم رومن سلطنت میں پبلک ہیلتھ کی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے. امریکی ادارہ لکھتا ہے کہ رومن سلطنت دور میں قائم کیے گئے اسپتالوں کو ویلٹوڈینیریا کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ اسپتال رومی سپاہیوں کے علاوہ غلاموں کا بھی علاج کرتے تھے، جبکہ رومن شہریوں کا معائنہ اور علاج سرکاری معالج ان کے گھروں پر جا کر کرتے تھے. رومی بادشاہ نوما پومپلیس اور شہنشاہ اگسٹس نے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے قانون سازی کے علاوہ بیماریوں سے بچاؤ، صفائی، نکاسی اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے. یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک اپنے شہریوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بناتے ہیں. گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ بھر میں ادویات کی قیمتوں میں کمی کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں. اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ادویات کی قیمتیں دوسرے ممالک کی قیمتوں کے برابر نہ ہوئی تو ادویہ ساز کمپنیوں پر ٹیرف لگایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ادویات کی قیمتوں میں 59 سے 90% تک کمی کے خواہاں ہیں. آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن اگر طبی سہولیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان دنیا کے 169 ملکوں میں 124ویں نمبر پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں شعبہ صحت خود ہی بدستور بیمار ہے اور علاج و ادویات عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہے. ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے ادویات کے حوالے سے کوئی پالیسی نہ ہونے پر پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ملک میں وفاقی سطح پر ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے خاموش ہیں، جس کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ہوا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مریضوں کی بڑی تعداد ادویات سے دور ہو رہی ہے، جو ایک خطرناک صورتحال بن رہی ہے. مریضوں کی اکثریت ادویات خریدنے کی سکت نہیں رکھتی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ہیلتھ آف دی نیشن رپورٹ 2024 میں ملک کے شعبہ صحت کی حالت زار کا خاکہ پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں کئی بار اضافے کی منظوری دی ہے.
جس سے 80,000 سے زائد ادویات مہنگی ہوں، جس کا بوجھ عام عوام پر پڑا اور ادویات کی قیمتیں غریبوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس رپورٹ میں ہیپاٹائٹس، ذیابیطیز، ایڈز، کینسر، امراض قلب کے پھیلاؤ اور حادثات سے متاثرہ پاکستانیوں کے بارے میں ہوش ربا اعداد و شمار پیش کیے گئے اور تجویز کیا گیا تھا کہ ملک کے شعبہ صحت میں جامع اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحت عامہ کے لیے کم ترین بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ خطے کی دیگر اقوام کے مقابلے میں پاکستان میں صحت عامہ کے لیے خام قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے 2% سے بھی کم رقم مختص کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش جیسا ملک صحت عامہ پر جی ڈی پی کا 5% خرچ کرتا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت عامہ پر جی ڈی پی کا کم از کم 6% خرچ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ملک میں جدید اور سستی طبی تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 10 لاکھ نرسز اور 30 سے 40 لاکھ ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم بے انتہا مہنگی ہے، جسے افورڈ کرنا عام شہریوں کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ حکومت نے نجی میڈیکل کالجز کی سالانہ ٹیوشن فیس کی حد 18 لاکھ روپے مقرر تو کر دی ہے، لیکن 30-40 لاکھ روپے سالانہ وصول کرنے والے پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس پر عمل کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔